आ ध्यान दीजिए। ए बाबू, आ जाइए, इधर आइए। वो बंद कर दो दरवाजा तो। जिनको मटेरियल नहीं मिला ये ले लीजिए। और हाइलाइटनर सब लोग निकालिए। जिनको ये मटेरियल नहीं मिला है यहाँ रखा हुआ ले लीजिए। बच्चियर में भी नहीं मिला, सब ले लिए ना। और हाइलाइटनर निकालिए, हाइलाइटनर। हाँ, हम बोले थे आज से नहीं, पहले से चिल्ला रहे हैं कि 13 तारीख को हाइलाइटर सब लेकर आना है। अब नहीं लेकर आए आप लोग, अब क्या कीजिएगा हम नहीं जान रहे। हाँ, वहां से मटेरियल ले लीजिए, वहां से ले लीजिए। सुनो का ए बाबू, तो शांति बना रखिए। हाइलाइटनर ले लीजिए। काय है ना, सुना है ना, सुना हो जा बैठा। सुनिए, जिनको मटेरियल नहीं मिला वहां से मटेरियल उठा लीजिए। क्लास बंद बका कहें, हाईलाइट करते चलिएगा। ध्यान दीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग का 12th क्लास का जो ये शुरुआत हुआ है आज से। नहीं कटेगा तो शांति बना रखिएगा। तो 12th क्लास का जो देखिए यहाँ का मानना है सासाराम में कि सासाराम में मानना है कि 12th क्लास रेनबो पार्ट 2। 12th क्लास का मतलब होता है रेनबो पार्ट 2। मैंने सब, अब क्या कीजिए, कहा जाता ना कि सब कोई जैसे ढलता है वैसे ढलना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का शुरुआत होता है। इस रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 40 मार्क्स, 40% आता है। कितना परसेंट आता है बाबू? 40% आएगा इससे आपके एग्जाम में। अब रहा बात की एग्जाम, अब चाहे जितना भी क्वेश्चन पूछे उसका 40%। यदि, सुन लीजिए, आवाज नहीं कटेगा, थोड़ा सा आप लोग शांति बना रखिएगा। तो अब शांत रहो, ध्यान दीजिए। मेरा मानना है कि 40% आपके एग्जाम में इस बुक से, रेनबो पार्ट 2 से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। यही रेनबो पार्ट 2 का जो पहला बुक है, रेनबो पार्ट 1 सॉरी पहला चैप्टर है प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये है। ध्यान दीजिए। ए अदर क्लास से भी जो लड़का गलती से अगर आया होगा और यहाँ से डिस्टर्ब, अगर किसी भी लड़का के माध्यम से अगर कहीं डिस्टरबेंस लगा तो फिर जब जब पुरवैया बही तब तब पता चल जाए कि गलती से हम जीनियस में चल गए हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम आपके प्रति अगर निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने प्रति निस्वार्थ रहिए। इसलिए उस सब चीज़ों को हम पहले बोले हैं कि आप पढ़ने के उद्देश्य से आए, आपके पास मटेरियल है, सब निकालिए। और देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को मैंने एक कल स्टेटस में लगाया था ऑफर के लेकर के, जिसमें लुसेंट का एक बुक है ग्रामर का, ये वाला आपको मिल रहा है 20 तारीख तक। जिनको एडमिशन लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है। ये है, हाँ, ये वाला बुधवार को मिलेगा सब लोगों को जिनका एडमिशन हो चुका है। बुधवार को, बुधवार को, आज सोमवार हो गया तो मंगल बुध, तो ये आप लोग को मिलेगा। उसके बाद ये जो कुछ का जाता है रेनबो पार्ट 2 और ऑब्जेक्टिव और एक कॉपी, जिनको लेना है मात्र 3000 रुपये में, ठीक है, ले सकते हैं 20 तारीख तक। अगर नहीं लेना है तो आप बिल्कुल 2400 रुपया, बल्कि चाहे तो 100 रुपया और ही कम कर सकल एकरा में ले। ठीक है, हाँ 2300 दे सकल, 2200 देबो तो वो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन मटेरियल ना मिली ओकरा साथ। ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत? और क्योंकि हाँ, और अगला साल से प्रावधान लग जाएगा, कोई किताब नहीं मिलेगा, फी मेरा कम हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जितना लड़कों को अगर 3000 किताब नहीं जुड़ रहा है, तो अगला साल सीधा हम क्या करेंगे, चलो 1500 से 2000 रुपये जमा करो, पढ़ो और जाओ, और किताब खरीदना तो पैसा ले दो, हमारा प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। यहाँ शुरुआत होता है, जो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। सुनिएगा सभी लोग,
आप हाईलाइट करते चलिएगा, हाईलाइट कीजिए सभी लोग, सभी लोग हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटनर लीजिए चाहे पेन या पेंसिल से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा था। अच्छा बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा? महात्मा गांधी। कंफर्म है ना? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, देखिए क्या करा कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 यानी 1869 में जन्मे थे और 1948 में डेथ कर गए थे। महात्मा गांधी, सुनिए सब जिक्र होगा, पहले हम ईयर का, जब भी कभी भी आपके कोई भी किताब अगर हो किसी लेखक कवि के नाम के साथ अगर ये तिथि आ जाए, यानी कहने में ये वो तिथि रहे और ऐसा अगर तिथि लगा रहे, तो पहला वाला का जन्म की बात करते हैं, दूसरा वाला की मृत्यु की बात करते हैं। उसी तरह से महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1800। कब डेथ किए थे? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें से बहुत सारा मीनिंग लिखवाए हुए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली, सार्वजनिक रूप से नॉन जाने जाते हैं एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के रूप में जाने जाते हैं। फिर सुनिएगा, महात्मा गांधी पॉपुलरली, सार्वजनिक रूप से नॉन जाने जाते हैं एज बापू, बापू और या द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता के रूप में या बापू के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता या बापू के रूप में जाने जाते हैं। यही नहीं, महात्मा गांधी वाज अ मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। हिंदी करने के लिए थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है। महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ से अधिक, एक राजनीतिज्ञ से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। कैसा नेता थे? एक राजनीतिज्ञ से अधिक वे एक आध्यात्मिक नेता। सर आध्यात्मिक नेता किसको कहते हैं? कहने का मतलब है कि वो गॉड पर ज्यादा बिलीव करते थे, माने अध्यात्म पर ज्यादा विश्वास करते थे। कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा गांधी को कहा गया कि वो एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा वो एक आध्यात्मिक नेता थे। आप पूरा जो है वहां से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर लीजिए। इससे 3 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। आपके पास पीछे में बैक में देखिएगा ऑब्जेक्टिव कम से कम 50-55 को दिया गया होगा। हाँ, जो भी है उसमें दिया गया है। हाँ क्या, यहाँ तक पूरा फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। महात्मा गांधी क्या हुआ, कितना है? 224 है, लाना पड़ेगा। वहाँ एगो सेट रखल होगा, लाइव आई वाला जातू करके 9 बजे चल जाएगा। चलिए देखिए आगे। ही बाबू सुनो, ही एनीवे महात्मा गांधी सक्सेसफुली, सफलता पूर्वक वे, और देखिए तीनों मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो फिर तीनों तू कैसे घूम रही है देख रहा, मार देंगे ना। सप्ताह में एक दिन आता है, आना है तो रेगुलर क्लास मत करो यहाँ पर, लेकिन मार देंगे बस, दांत टूट जी तुरंत है। अब फर्स्ट ईयर ला खिलवाड़ नहीं है, पढ़ना है तो सीरियस पढ़ो। ही सक्सेसफुली, वे सफलता पूर्वक यूज्ड, प्रयोग किए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। गौर कीजिएगा, इसको भी हाईलाइट करना है, लेकिन समझिए कैसे करेंगे, पहले समझे कैसे। वे गांधी जी सक्सेसफुली, सफलता पूर्वक प्रयोग किए किसको? सत्य और अहिंसा को एज अ चीफ वीपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा को इन्होंने इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल,
ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग थे, उसके विरोध में, उसके खिलाफ भारत में सत्य और अहिंसा के मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किए महात्मा गांधी ने। एंड हेल्प, और वही जो हथियार था सत्य और अहिंसा, क्या किया, मदद किया इंडिया, भारत को गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाने में या पाने में। भारत ने क्या किया, स्वतंत्रता पाया। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना गया, सत्य और अहिंसा का, जो महात्मा गांधी ने अपने हथियार के रूप में, सब कोई हथियार में तलवार भाला गणासा यूज कर ला, वो सत्य बोलत रहन, और अहिंसा, अहिंसा समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ना, प्रेम व्यवहार, ये बर्ताव करते थे कौन, महात्मा गांधी। इसको इसको भी हाँ हाईलाइट कर लीजिए पूरा पैराग्राफ, इससे भी ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ 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 हाँ, ये पूरा पैराग्राफ है एकदम हाईलाइट हो गया, यहाँ तक मैंने आगे करा। फ्रॉम 1915, फ्रॉम 1915 यानी 1915 से टिल 1948, 1948 तक, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, वे पूर्ण रूप से डोमिनेटेड, राज्य किए इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति पर कब से कब तक शासन किए, 1915 से 1948 तक, 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर इनका पूर्ण एकदम गरिमा रहा, शासन रहा, एकदम जैसे चाहे वैसे चलाते रह गए। कौन, महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था, 1900, अच्छा 1869 में, कब डेथ किए थे, 1948 में। ये राजनीतिज्ञ थे कि राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे ना, कंफर्म है ना जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है इनका मुख्य हथियार क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी हिज मेन वेपन्स, इनका मुख्य हथियार क्या था। आगे, ही डाइड, वे मर गए, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों, किसके हाथों मर गए, कट्टरपंथी, वह व्यक्ति जो अपने बदले के भाव से किसी की हत्या कर देता है उसको बोला जाता है कट्टरपंथी। तो कट्टरपंथी के हाथों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ये मर गए ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 में। कोई दिक्कत, देखिए मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पैराग्राफ को जितना मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोग एक बार या दो बार घर पर जरूर पढ़िएगा। अगर आपको फिर भी हिंदी नहीं करने आएगा तो उसके नीचे में हिंदी वर्ड दिया गया है उसको भी समझिएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा तो मेरा एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, आपका एप्लीकेशन पर रहेगा, ठीक है, वहां भी समझ में नहीं आएगा तो उस लाइन को हाईलाइट करके लेकर आइएगा, मैं पुनः अगला क्लास में जिक्र कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ आप कारण जानते हो का है कि एकरा में से कोनो एगो लाइनवा उठा दी या कह दी कि लाइनवा कहाँ से लिहल गइल बा, तो ओकर एकड़े उपाय बा, पढ़ले रहब तब, खत्म होइल त ना, पढ़ले रहब तब। आगे करा कि एंड और ही करे के सॉरी हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी किनका, इनका आत्मकथा, किनका, महात्मा गांधी का आत्मकथा, समझ रहे ना, इनका आत्मकथा जिसका नाम है क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, किसने लिखा है, हाँ ये क्या है, इनका बायोग्राफी है क्या ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी उसको कहा जाता है जो खुद लिखा जाता है, बायोग्राफी जीवनी कोई भी लिख सकता है, तो इनका ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक ना। एंड और द न्यूमरस आर्टिकल्स, अनेकों इन्होंने लेख लिखा, अनेकों लेख लिखा है, दैट ही रोट, जिन्होंने ये लिखा है फॉर यंग इंडिया, एक लेख का नाम भी बता रहे हैं, यंग इंडिया आता है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा चीज कि युवा भारतीयों के लिए लिखे हैं, दूसरा चीज समझिएगा, हम लोग क्या कहेंगे कि यंग इंडिया किसने लिखा है, इनका उन आर्टिकलों में से एक लेख ये है यंग इंडिया जिन्होंने महात्मा गांधी ने लिखा है, एंड द स्पीचेज, और कई सारा भाषण इन्होंने दिया, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसर पर इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे, और यही सब भाषण जो है रिवील
प्रकट करता है हिम इनको नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक अच्छा या असली या मूल विचारक के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार अंग्रेजी या सदा या साधारण, मुहावरेदार अंग्रेजी या कहते हैं साधारण गुरु के रूप में, मास्टर के रूप में, जानकार के रूप में। कि ये यही नहीं थे, महात्मा गांधी जो थे एक अंग्रेजी के बहुत अच्छा जानकार भी थे, गुरु भी थे। इस रूप में भी इनको जाना जाता है, इस रूप में भी ये काम आप इनका जो इनके प्रति प्रकट किया गया, क्योंकि सीधा कह रहा है कि इनका अनेक अवसरों पर अलग अलग भाषण दिए, और ये भाषण प्रकट करता है इनको क्या, नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ए कंजक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ए कंजक्शन है, कंजक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है कंजक्शन है, जो कह रहा है कि एक असली विचारक के रूप में ये जाने गए, और यही नहीं बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर, एक महान गुरु, शिक्षक, जानकार ऑफ अ चेस्ट एडमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार या साधारण अंग्रेजी के बारे में बहुत अच्छा से इनको जाना गया कि अंग्रेजी का भी अच्छा जानकार है। किनको, महात्मा गांधी को। आगे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उदाहरण, निम्नलिखित निचोड़ है जिसका नाम दिया गया कौच के, ये भी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भी इनका जो है आर्टिकल का लेख का इनके जीवन का एक निम्नलिखित उदाहरण माना गया है, निचोड़ माना गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को। और कहा गया कि गांधी जी टॉक्स, बातें करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के ठोस नींव, साउंड का मतलब का ठोस, साउंड का मतलब ठोस नींव के बारे में जिक्र करते हैं कि भारतीय सभ्यता का नींव कैसा रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इन्होंने जिक्र किया है, विच ना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है चैप्टर का नाम, जो आर्टिकल इनका है, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में इन्होंने इंडियन भारतीय सभ्यता के बारे में जिक्र किया। किसके बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, के नींव, भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में, जो ठोस नींव है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। विच हैज सक्सेसफुली, वे नींव जो भारतीय सभ्यता का जो ठोस नींव है, सफलतापूर्वक विथ अस्टूड पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ टिका हुआ है। विथ अस्टूड का मतलब टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, यानी समय गुजरते गया लेकिन भारतीय सभ्यता का नींव डगमगाया नहीं। ये महात्मा गांधी का जिक्र है कि समय गुजर गया लेकिन वैसा ऐसा ठोस नींव का जिक्र करते हैं, भारतीय सभ्यता का उच्च नींव का जिक्र करते हैं जो समय गुजरने के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि टिका रह गया। विथ अस्टूड है, साथ साथ रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसी में जिक्र भी किए हैं पश्चिमी सभ्यता का। किसका, पश्चिमी सभ्यता। विच हैज द टेंडेंसी, पश्चिमी सभ्यता का झुकाव रहा है, पश्चिमी सभ्यता का झुकाव रहा है टू प्रिविलेज, सुविधाजनक मेटेरियलिटी, पदार्थों के प्रति। आएगा आएगा ऑब्जेक्टिव, हाईलाइट करो। पश्चिमी सभ्यता किसके तरफ झुका हुआ है जी, प्रिविलेज मेटेरियलिटी, सुविधाजनक पदार्थ। जी, सुविधाजनक पदार्थ का, मशीनों के पीछे दीवाना है जी, मशीनरी चीजें, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ना, उसके प्रति दीवाना है कौन, हाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वही कह रहा कि पश्चिमी सभ्यता जो है पदार्थ के तरफ झुका हुआ है, कैन नॉट मैच, वो मिल नहीं सकता है, पश्चिमी सभ्यता को कभी मिलाया नहीं जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता है, तुलना नहीं किया जा सकता है द इंडियन सिविलाइजेशन, किससे, भारतीय सभ्यता से। पश्चिमी सभ्यता कभी भारतीय सभ्यता से मिल नहीं सकता है, वो भारतीय सभ्यता दैट जो एलिवेट्स द मॉरल बीइंग्स, जो नैतिक चरित्र को उठाता है। भारतीय सभ्यता नैतिक चरित्र को ऊपर लेकर जाता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता मशीनों के ओर बढ़ावा देता है। मशीनों को बढ़ावा कौन देता है, हमारा सभ्यता क्या करता है, नैतिकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ऊपर लेकर चलता है कि हमें जो है एक दूसरे के प्रतिकार रहना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए, सहयोगी रहना चाहिए ना जी, बड़े को आदर करना चाहिए, यही ना हमारा संस्कृति कल्चर कहता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो लेखक का इंट्रोडक्शन करते हैं, ये लेखक का इंट्रोडक्शन रहा। इसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे, चैप्टर
चलो आ जाओ, सुन लो सुन लो सुन लो। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। सुनिएगा, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन वह सभ्यता जिसे इंडिया हैज इवॉल्व, जिसे भारत ने विकसित किया है, वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया है, इज नॉट बी बीटन, उसे पराजित नहीं किया जा सकता है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। दुनिया में भारतीय सभ्यता को कोई पराजित नहीं कर सकता है। सर जी ये सब क्या है? हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। ये सारे चीज अगर आप सिंपल रूप से पूजा पाठ करते हैं, ये भी हमारे संस्कृति सभ्यता का पाठ है। रक्षाबंधन हो जाता है, मंदिर मस्जिद जितना है, ये सब हमारे संस्कृति और सभ्यता का देन है। यही नहीं, जो रस्में रिवाजें चलती है वो भी हमारे क्या है, संस्कृति और सभ्यता का देन है। होली दिवाली ईद बकरी जो भी मनाते हैं, ये सब किसका पाठ से? हमारे संस्कृति का, हमारे सभ्यता का हिस्सा रहा है, नहीं रहा है? कहा जाता है कि अगर सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा है, बिना एक दूसरे के नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बना हुआ, जुड़ा हुआ है। तो वही कह रहा है कि हमारे सभ्यता संस्कृति का ही देन है, जो आज भी बरकरार है। आगे कहा गया है कि इस है मेरा मानना ही, मेरा ना गांधी जी का लवन, कि गांधी जी के मानना है कि मेरा विश्वास है कि जो भारतीय सभ्यता, वह सभ्यता जिसे भारत ने विकास किया है, उसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता है। आगे, नथिंग कैन इक्वल द सीट्स, और ना ही कोई बच्चा, ना ही कोई, देखे नथिंग, कोई कैन इक्वल बराबरी कर सकता है, कुछ बराबरी नहीं हो सकता है। द सीड्स, वो बीज, सोन जो बोया गया है बाई आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने जिस बीज को बोया है, जिस संस्कृति को उत्पन्न किया है, जिस चीज को लाया है, उसको बराबरी कोई नहीं कर सकता है। सदियों से होली दिवाली सब मन रहा है, क्या आज खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो दो बार मनाने का ऑप्शन मिलता है। 2 दिन जन्माष्टमी मना लो काजी, 2 दिन होली मना लो एक बार, होली तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपना संस्कृति तो जिक्र हुआ, ए लिखा आई तो लड़ा दे तुरंत, इधर ध्यान दो। तरह की बतिया नहीं समझ में आता है, एक बार कहते हैं तो पढ़ना है और बतियाना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अदर क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ कुछ बतियाते रहो, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है, खाली पैसा आ जाए से मतलब है। लेकिन इसकी मतलब है कि तुम आए हो, कल पूछेंगे, एक लाइन कोनो पूछ सकते हैं, कोनो लाइन को आपको जवाब देना होगा, नहीं तो फिर यही होगा, छोड़ दीजिए। आप पढ़ने के उद्देश्य से आए होंगे तब, नहीं तो बाबूजी अगर पैसा दे खाली घूमे फिरे खा, जैसे होकर लिखा होकर बाबूजी पैसा खाली घूमे फिरे खाते, ठीक ना? तो उकरा पढ़े से मतलब नहीं कह, उ का करी, उ पैसा तो चश्मा स्टाइलिश कर दी, ब्लूटूथ ली, एकरा पर ध्यान दे ना जी। आ ज्यादा खीस बड़ी तो बोतल फेंक दी, पंखा उंखा टेढ़ हो जाए। तो वो पैसा वाला का देने का जी, क्या कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं लगा, उड़ा दो बाप के दौलत फुटानी, उसे कहते हैं। ये जो समय है गुजर जाएगा, वापस नहीं आने वाला है, ठीक है? चलो आओ पॉइंट पर देखते हैं, सुनो सुनो। अब कह रहे कि भारतीय सभ्यता का तो इतना जिक्र किया, लेकिन देखिए पश्चिमी सभ्यता और देशों की सभ्यताओं के क्या कह रहे हैं कि रोम वेंट, सुनिए, रोम चला गया, रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, रोम चला गया, देश है ग्रीक देश है, ग्रीस रोम यूनान और का देश है, रोम चला गया, ग्रीक सियर्ड, ग्रीक क्या हो गया, यूनान बट गया, क्या हो गया बाबू, बट गया। द सेम फैक्ट, उसका भी भाग्य वैसा नहीं, किसका, द माइट ऑफ फराउंस, फराउंस का जो शक्ति है, मिस्र की जो शक्ति है, वाज ब्रोकन, क्या हो गई, टूट गई। जैसे कि ग्रीक यूनान ने बट गया, उसी तरह से फराउंस का भी शक्ति जयराम वैसा ही उसका भाग्य रहा, वो भी क्या हो गया, टूट गया। कौन टूट गया, फराउंस की शक्ति, आता है ऑब्जेक्टिव में, कहां की शक्ति टूट गई, फराउं की शक्तियां टूट गई, रोम जो है बट गया, सॉरी ग्रीक बट गया और रोम बर्बाद हो गया, चला गया। लेकिन कह रहे जापान, हाईलाइट करो, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमीकृत हो गया, हाईलाइट कीजिए, जापान क्या हो गया बाबू, पश्चिमीकृत हो गया।
पश्चिमीकरण समझ रहे हैं, आधुनिकीकरण। यही कारण है कि जापान को उगता हुआ सूर्य को देश का कहते हैं। तुरंत बर्बाद होता है, तुरंत उठ जाता है, तुरंत डेवलप करता है। वहां टेक्नोलॉजी के मामले पूछना नहीं है। वही बात है, भारत में एक पुल टूट जाता है तो उसको पहले इंजीनियर आएगा, पास करने में 2-3 साल लग जाता है, ठीक ना। लेकिन वहां सब है कि तुरंत 2-3 साल करेगा, 2-3 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो वही करेगा। जापान हैज वेस्टर्नाइज, जापान क्या हो गया बाबू, पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना, चाइना के बारे में, ऑफ मिस के बारे में, चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो अपने को अभी हार ही नहीं माना है, जितना विकास करे करे, लेकिन अभी अपने को हार नहीं माना है। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया आज भी क्या है, स्थिर है, समहाउ किसी ना किसी तरह से, और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, यानी सही सलामत अपने नींव पर क्या है, अडिग है, टिका हुआ है। कौन, इंडिया। इंडिया में कोई परिवर्तन, रोम का हो गया चला गया, ग्रीक का हो गया बट गया, फराओं की शक्तियां टूट गई, जापान क्या हुआ, पश्चिमी वेस्टर्नाइज हो गया, और चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, जाकर देखना तो लोग। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के पीछे में है, देखिएगा ना, अभी जाकर घर जाकर पढ़ना तब कहना। आगे देखिए, अब और टॉपिक पर यहां कर रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न सीखते हैं, दियर लेसन्स अपने पाठ को, अपने सबक को सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम। किससे हाईलाइट कीजिएगा इस लाइन को, यूरोप के लोग जो हैं रोम तथा ग्रीक के लोगों के लेख से सीखते हैं। अब आता है, इधर आएगा कि बताइए यूरोपियन लोग किससे सीखते हैं, रोम एंड ग्रीक। किससे लिखते सीखते हैं, रोम एंड ग्रीक से। अब बताइए, वो रोम की बात कर रहा है जो रोम चला गया, उस ग्रीक की बात कर रहा है जो क्या हो गया, बट गया। लेकिन यूरोप के लोग वहीं से अभी सीखने का काम करते हैं। किससे सीखते हैं, रोम एंड, कहां के लोग, यूरोप के लोग। यूरोप के लोग कहां सीखते हैं, ग्रीक एंड, कहां के लोग, यूरोप के लोग से सीखते हैं। आगे कह रहा है कि विच, जो, यानी ग्रीक एंड रोम जो है एग्जिस्ट, अस्तित्व में, नो लॉन्गर, और नहीं है, अब नहीं है, इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, अपने भूतपूर्व गौरव में, जो पहले वर्चस्व था ग्रीक और रोम का, जो पहले संस्कृति थी रोम और ग्रीक का, वो अब क्या है, नहीं है। उसका गौरव धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन आज भी यूरोप के जो लोग हैं वही रोम और ग्रीक से क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। और आगे कह रहे हैं कि इन ट्राइंग टू लर्न, इन मिस में, ट्राइंग टू लर्न, सीखने के प्रयास में, सीखने के प्रयास में, फ्रॉम देम, उनसे, ग्रीक एंड रोम से, ग्रीक एंड रोम से सीखने के प्रयास में, द यूरोपियन से, यूरोप के जो लोग हैं, इमेजिन, कल्पना करते हैं, दैट की दे विल अवॉइड, वे लोग क्या नहीं करेंगे, द मिस्टेक से, वे गलतियां, ऑफ ग्रीक एंड रोम, जो गलतियां रोम और ग्रीक ने किया था उस गलतियों को हम लोग नहीं करेंगे। के कहता है, कौन कह रहे हैं, यूरोप को लोगों को मानना है कि जो गलती यूरोप ने किया, जो गलती रोम ने किया, जो गलती ग्रीक ने किया, ग्रीस और रोम दोनों जो काम किया है वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि मेरे अंदर में एक मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है, तो आप जो है मेरी मेरिट को लीजिए, मेरे डिमेरिट को मत लीजिए। वही यूरोप वाला कहना चाहता है कि हम लोग जो गलती वो कर दिया है उस गलती को हम लोग नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, यूरोप, ठीक है। आगे, सच, ऐसे ही, इज दियर पिटिएबल, ऐसे ही उनका स्थिति क्या है, दयनीय है। किनका स्थिति, ग्रीक एंड रोम, ग्रीस एंड रोम का क्या है, दयनीय स्थिति है। कोई दिक्कत, चलिए पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2, हाँ कुछ क्या नहीं समझ रहे,
हाँ मैंने कहाँ तक पढ़ाना है। और अगर आप दो पढ़ा दें नहीं नहीं दो तक पढ़ा देते हैं, अरे तो उन्हीं की समझ में आ जाए, टेंशन मत लो सन। ध्यान दीजिए, पैराग्राफ 2 देखिए बाबू सुनो। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, ए बाबू सुनो, इन सब के बीच रोम, ग्रीक, जापान, चाइना, सबके जो विचारे हैं, सबके जो संस्कृति है, उन सब संस्कृति के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इसको हाईलाइट करो, इसको भारत जो है अचल है, भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही तो भारत की वैभव है। हर जानते हैं किसके लिए है? इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया को माँ माना जाता है। माँ का जब प्रोनाउन जो होता है सी होता है, और सी का पोसेसिव एक्टिव हर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं, क्या भारत की जो संस्कृति है, भारत जो क्या हो गया है, अचल रह गया है, और यही भारत की संस्कृति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो पहले भी गांव में मेला लगता था जिसे धान वन बेचे खातिर, आज भी जाओगे तो बाजार समिति वगैरह में मेला लगता है धान वगैरह बेचने के लिए। दूसरा, पहले के लोग भी मजदूरी करने के लिए ऐसे ही चलते थे, आज के लोग भी का ऐसे ही चलते हैं। पहले के लोग भी का मंदिर मस्जिदों के पीछे भागते थे, और आज भी लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। और साथ में कह रहा है कि पहले के लोग जैसे धान उन पीटत रहन, आज भी पीटत रहन। मशीन आ गया है, हम ये नहीं कर रहे कि हमारे तरफ टेक्नोलॉजी नहीं है, आया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये परंपरा जीवित है। पर, आ? नहीं होता है। चूरा खातिर, चूरा खातिर धान पिटाला ना हो। आज टॉपिक, हाँ छठो खातिर पिटाला, हमनी के तो मीस देते रहे बेचे खातिर शुरू के। आओ ध्यान दो, सुनो बाबू, आप समझिए। इट इज अ चार्ज, चार्ज का मतलब यहाँ आरोप है, क्या होगा? आरोप। इट इज ए चार्ज, एक आरोप लगता है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ एक आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। गौर कीजिएगा सभी लोग, बड़ी बढ़िया लाइन है। इट इज, सुनिए बता रहे हैं भारत के लोग, सुना इट इज अ चार्ज, एक आरोप लगता है, एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, किसके खिलाफ है? इंडिया के खिलाफ एक आरोप लगता है कि हर पीपल, भारत के लोग, कहां के लोग? भारत के लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, इतना असभ्य, इतना असभ्य, इतना अज्ञानी तथा इतना सुस्त है कि, इतना सुस्त है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है, टू इंड्यूस देम, उन लोगों को प्रेरित करना। इतना असभ्य बन, असभ्य समझे तो बात ना माने वाला, जैसे ना कहो कि तू बड़े आदमी के मुंह लग जाओ ना, कैसे बड़ा असभ्य लड़का है, ये बालक बड़ा असभ्य है, मुंह लग जाता है, तो वो असभ्य बोलता है। तो वही कहा जा रहा है कि इतना सभ्य है, इतना सुस्त है, और इतना अज्ञानी है, ज्ञान का कमी है, इतना अज्ञानी है कि किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट यानी प्रेरित करते हैं, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए, तो वे लोग का संभव नहीं है। अगर हम अपने दादा को ये कहें, कि हम अपने पिताजी को बात करें, अपने पापा कहेंगे पापा तो जीन्स आ कुर्ता पहन के चलो हमारा संग बाजार में, संभव बा? कभी कारण है कि वो अपने आप वो जानते हैं कि हमारा संस्कृति धोती कुर्ता है, वो आज भी धोती। हम अपने मम्मी को कहें मम्मी सूट पहन के चलना, तो हूँ जा सकती हैं? नहीं, मम्मी नहीं जा सकती हैं। भले और हमनी के बैचमम तो नहीं मम्मी कह देंगे, हमनी के तो घर माइये कहनी जा, ठीक ना, माई या माता जी, यही शब्द निकलता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं वो हमारे तो अब अपनाते नहीं थे, हम संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, तो लोग हमको क्या मानते थे? कि असभ्य मानते थे, और कुछ मानते, अज्ञानी मानते थे, और मानते थे कि सुस्त है। जबकि हमारा ये संस्कृति कहता है कि हम उतना ही कमाए कि जिंदा रह सके, कमा सके। पहले के लोग एकदम कमा खा के उतने में रहते थे, ढेर जीते थे, बीमारियां कम होती थी। लेकिन आज के डेट में खूब पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा एक दिन जाकर कहाँ दे रहे हैं? हॉस्पिटल में। तो पहले वाले लोग बल्कि ठीक है आज वाले के अपेक्षा। आगे, इट इज अ चेंज, एक परिवर्तन,
रियली वास्तव में यह परिवर्तन जो है अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के खिलाफ था, हमारे गुण के खिलाफ है। अगर हम सही में अगर अपनाते हैं परिवर्तन को, तो हमारे मेरिट जो है, हमारे संस्कृति का जो मेरिट है, उसके क्या है, खिलाफ है। हम आज के बात नहीं कर रहे हैं, ये लेख लिखा गया 1948 से पहले की बात हो रहा है, ठीक ना। आज तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पहले की बात हो रहा है। कहा गया ना जी कि पहले में और का अंतर हुआ, बहुत सारा अंतर हुआ। पहले के संस्कृति में, पहले अगर हमारे घर शादी विवाह होता था, तो हमारे घर शादी विवाह में क्या होता था कि हमारे घर की महिलाएं जो थी खाना बनाती थी, सब जुट करके, अब बाहर वाले नाचने के लिए आते थे। आज की डेट में क्या है कि सब घर के लोग जो है नाचते हैं, अब बाहर वाले आके खाना बनाते हैं। नहीं है जी, हंसो मत, ये हमारी संस्कृति में पहले क्या होता था कि घर में खाना खाते थे, अब बाहर टॉयलेट करने जाते थे। आज बाहर होटल में खाना खाते हैं, घर टॉयलेट करते हैं। तो आज में और 1947-16 में बड़ा अंतर है, संस्कृति में वही कारण है कि हमारी संस्कृति में बदलाव हो रहा है। लेकिन ये जो है 1948 के पहले की बात है कि वो लोग अपनाते नहीं थे। आगे करे, व्हाट जो वी हैव टेस्टेड, ये कह रहे गांधी जी की, जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने परखा है, जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, सही पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के निहाई पर, अनुभव के आधार पर। किसके आधार पर, अनुभव के आधार पर। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है, कोई बना बनाया नहीं है, जैसे जैसे अनुभव के आधार पर ही बनाया गया है। आखिर हम लोग दिवाली में ही क्यों पूरा घर को सफाई करते हैं, और क्योंकि उस समय धान लगा रहता है खेत में, और सब लोगों के पास टाइम रहता है कि कुछ काम नहीं है, चल यही बहाने घर सफाई हो जाए। होली में बड़ा कम होता है जितना कि दिवाली में होता है। दिवाली में हर घर को सफाई करना ही पड़ता है, ये कहने का मतलब है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति। छठ मनाते हैं, उस समय फल को ही पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि छठ के टाइम लमसम बहुत सारा फल होता है। देखो ना जी, देवठन होता है, उसमें नया चावल हो जाता है, नया धान हो जाता है। ये सारी चीजों को अगर विचार करोगे तो सारा चीज है, प्राकृतिक से जुड़ाव है, हमारा जो अनुभव का आधार पर संस्कृति बना हुआ है। आगे कह रहा है, वी डेयर नॉट चेंज, हमें हिम्मत ही नहीं होता है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन करने का हिम्मत होगा, साहस ही नहीं है। मेनी, मेनी का मतलब कई लोग, कई देश के जो वासी है, कई लोग जो है थ्रस्ट, थोपने लगे, डियर एडवाइस, अपने सलाह को ओपन इंडिया, किस पर, भारत पर। भारत में कई लोग अपने अपने सलाह को सौंपे दिए कि भारत को ये करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए, लेकिन भारत अपने अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन की ओर पर आया। लेकिन एंड और सी रिमेन्स, सी किसके लिए, भारत के लिए है। भारत जो है रिमेन्स, रह जाता है, स्टेडी, कौची, स्थिर। भारत कोई परिवर्तन को एक्सेप्ट करता नहीं है। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की क्या है, सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशा का मुख्य आधार है। किसका, हमारे आशा का मुख्य आधार है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 पैराग्राफ शुरू से लेकर 2 पैराग्राफ तक आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और जिसको भी डाउट, सेकेंड बैच नीतीश चाचा होता है, चलते ना चली, ठीक है। और हाल चल आओ तो सुनिए, सुनो, आप लोग जो यहाँ से चढ़ कर जा रहे हैं ना रोड पर, पुलिस, वहाँ इन्फॉर्मेशन आया है कि आप लोग जो है रोड पार करना होगा तो होइसे घूम के और होइसे पार कीजिएगा, वहाँ पुलिस लगा हुआ है। फिर से सुनिए, यहाँ पुलिस लगा हुआ है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट फान जाते हैं ना, फाने के ना तो वैसे घूम के